सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार मित्रों। मैं हूं नवीन पांडे। मुझे देख पा रहे हैं आप YouTube के इस प्लेटफॉर्म हिंदी रनवे पर। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बड़ी ईमानदारी, तन्मयता और लगन के साथ दोस्तों आप कर रहे होंगे। मित्रों, आज की क्लास में हमको पढ़ना है हिंदी व्याकरण। जो हमारी शुरुआत हो रही है, हम श्री गणेश करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण से। और हिंदी व्याकरण के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हमारी जो आने वाली टॉपिक है वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। दोस्तों, आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला जो है व्याकरण के अंतर्गत देखा जाए तो वो व्याकरण की एक जो है नींव यानी एक आधार स्तंभ के रूप में उसकी पहचान होती थी। साथ ही आप ये भी जानते हैं कि व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला से आपकी जो है विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम इस क्लास में कुछ आपको आश्वस्त कर दूं कि मैं इस क्लास में कुछ पढ़ने और पढ़ाने का हम लोग इस तरह कार्य करेंगे कि आपको आने वाली किसी भी परीक्षाओं में आपको वर्णमाला से लेकर कोई भी प्रश्न आपसे अछूता न रह जाए, यानी कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। साथ ही इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि जो है वर्णमाला से संबंधित कोई भी कंटेंट, कोई भी तथ्य को लेकर आपके मन में या जहन में जरा सा भी किंचित मात्र का संदेह या भ्रम की स्थिति न रहे, ऐसा हम करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, चूंकि वर्णमाला हमको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़नी है तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा वर्णमाला के को जानने और समझने से पहले थोड़ा सा व्याकरण के ऊपर थोड़ा समय दिया जाए और हमको जानना होगा कि व्याकरण जो है क्या। तो आइए थोड़ा सा व्याकरण को जानते हैं, उसके बाद जो है वर्णमाला की हम शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए, हिंदी व्याकरण। देखिए, हिंदी व्याकरण, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। दोस्तों, आप जानते हैं कि हिंदी व्याकरण की अगर बात किया जाए तो मैं सबसे पहले यहीं पर बताता चलूं कि ये जो व्याकरण है, इसमें जो व्याकरण को अगर थोड़ा शाब्दिक विवेचन किया जाए तो आप पाते हैं कि इसमें जो ये करण है मित्रों, ये करण, दरअसल इस व्याकरण का ये करण जो है मूल शब्द है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है परीक्षाओं में कि व्याकरण शब्द में जो है उपसर्गों की संख्या बताइए, तो आपको बताना है कि इसमें दो उपसर्ग हैं। कौन कौन? एक है वी और एक है आ। ठीक, ये जो है दो उपसर्गों से निर्मित है क्या? व्याकरण। मैं आशा करता हूं कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय आपको जो है समझ में आ रहे होंगे, ऐसा मेरा आपके प्रति विश्वास है। ध्यान दीजिए, इस व्याकरण में दो उपसर्ग हैं। कौन कौन? एक है वी और एक है आ, और ये करण दोस्तों इसका मूल शब्द है। ध्यान दीजिए, आप ये भी जानते हैं कि व्याकरण जो है पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द है। क्यों पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द इसलिए है मित्रों कि व्याकरण जो है होता है, व्याकरण होती नहीं है। ध्यान दीजिए, व्याकरण जो है होता है, व्याकरण होती नहीं है। ध्यान दीजिए, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए क्रम में जानते हैं और हम पाते हैं, देखते हैं क्या कि व्याकरण जो है कहते किसे। इसको हमको जानना होगा कि व्याकरण कहते किसे हैं, व्याकरण जो है कहा किसे जाता है, व्याकरण के अंतर्गत हमको सीखना और समझना क्या होता है। तो आप जो है अगर कोई सहज और सरल भाषा में आपसे पूछे कि व्याकरण कहते किसे हैं, तो आप कहिए कि व्याकरण वह विद्या है, वह कला है, वह शास्त्र है जिसके माध्यम से, मैंने जो है कला का शब्द का उपयोग इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि विद्या के माध्यम से, विद्या के संक्षेप में आप बताइए, विद्या के सापेक्ष में आप जो है कला का जो है अर्थ विद्या के माध्यम से मैं लिखते हुए आपको बताना चाह रहा हूं कि व्याकरण वह कला है, वह विद्या है, वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप से बोलते, समझते, पढ़ते, लिखते हैं। ध्यान दीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से एवं क्रमबद्ध, व्यवस्थित रूप से हम बोलते, समझते, पढ़ते और लिखते हैं। इसको थोड़ा परिभाषित तौर पर आप लिखना चाहें तो आप लिखें, व्याकरण वह शास्त्र है, ध्यान दीजिए, वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से बोलते, समझते, बोलते, पढ़ते, लिखते और समझते हैं। ठीक, और इसे आप क्या कहते हैं दोस्तों? इसे आप कहते हैं जो है व्याकरण। ठीक,
यानी वह शास्त्र जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को क्रमबद्ध रूप से बोलते, समझते, पढ़ते और लिखते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं एक ऐसी कला, एक ऐसा शास्त्र, एक ऐसी विद्या जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित एवं शुद्ध रूप से बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। दोस्तों, इसको थोड़ा सा सरल और सहज करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण के तरीके से उदाहरण लेकर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सरल भाषा में आपसे, एक सामान्य बोलचाल की भाषा में कोई अगर आपसे पूछता है कि मोहन कहाँ जा रहा है, तो आप कहते हैं कि मोहन बाजार जा रहा है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन दिल्ली जा रहा है, मोहन लखनऊ जा रहा है, मोहन इलाहाबाद जा रहा है, मोहन देहरादून जा रहा है। दोस्तों, कोई आपसे पूछता है कि जो है राधा कहाँ जा रही है, तो आप कहते हैं कि राधा विद्यालय जा रही है, राधा बाजार जा रही है, राधा खाना खा रही है, राधा जो है इलाहाबाद जा रही है, राधा दिल्ली जा रही है। अगर यही चीज आपको पूछा है एक समान बोलचाल में कि जो है अमित कहाँ जा रहा है, तो आप कहते हैं दोस्तों अमित जो है लखनऊ जा रहा है। जैसे आपने किसी ने सामान्य बोलचाल में आपसे पूछा कि अमित कहाँ जा रहा है, तो आप कहते हैं कि अमित जो है लखनऊ जा रहा है। ध्यान दीजिए, लखनऊ जा रहा है। कौन? अमित। ठीक, ये जो है आपका एक सामान्य बोलचाल की भाषा में जवाब हुआ। अच्छा, अब यहां से क्या हुआ दोस्तों, अब यहां से हमारा और आपका काम खत्म। अब यहां से काम किसका शुरू होता है? यहां से काम होता है व्याकरण का। दरअसल आपने जो ये वाक्य लिखा है मित्रों, ये आपने जो वाक्य लिखा है, इस वाक्य को एक मानकीकरण यानी परिनिष्ठ रूप देने का कार्य कौन करेगा? वो करेगा व्याकरण। व्याकरण क्या करेगा? व्याकरण इन वाक्य को पहले पढ़ेगा और पढ़ने के बाद इसका क्या करेगा? इसका करेगा दोस्तों विश्लेषण, और विश्लेषण करते हुए ये बताएगा कि व्याकरण जो है, अब मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसको थोड़ा समझिए। व्याकरण जो है, व्याकरण कभी भाषा पर अधिकार नहीं करता। ध्यान दीजिए, मेरे कहने का मतलब मैं समझाना चाहता हूं कि व्याकरण कभी भाषा पर अधिकार नहीं करता। व्याकरण जो है भाषा के द्वारा शब्दों की प्रवृत्ति पर, ध्यान दीजिए, भाषा जो है, व्याकरण जो है भाषा के शब्दों की जो प्रवृत्ति होती है उन पर वो जो है अधिकार करता है, उनको जो है नियमों में बांधता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये वाक्यांश, अब ये जो वाक्य लिखा है ये वाक्य सही है, तो आप कहेंगे दरअसल ये जो है सही नहीं है, ये पूर्णतया जो है गलत है। अच्छा, गलत क्यों है? गलत इसलिए है, जब व्याकरण का काम किया है, व्याकरण जब इसको विश्लेषण करेगा तो पाएगा दरअसल एक वाक्य का जो है सबसे बड़ी एक पहचान होती है दोस्तों, इसमें एक जो है उद्देश्य होता है, यानी एक उद्देश्य होता है और एक इसमें एक विधेय होता है। ये उद्देश्य और विधेय क्या होता है, इसको थोड़ा जानिए। उद्देश्य का मतलब होता है जिसके लिए बात हो रही हो, यानी जिसके विषय में बात हो रही हो, और विधेय का काम है, विधेय ये पता लगाता है कि क्या बात हो रही है। ध्यान दीजिए, उद्देश्य का काम है कि किसके विषय में बात हो रही है, और विधेय बताता है कि किसके, मतलब किसके बारे में, यानी बात क्या हो रही है। तो उद्देश्य ने पता लगाया दोस्तों, उद्देश्य का मतलब ये हुआ, यहां पर जब व्याकरण ने इसको विश्लेषण किया तो उसने इस वाक्य में पाया कि इसमें लिखा है लखनऊ जा रहा है। ध्यान दीजिए, लखनऊ जा रहा है कौन? अमित। तो सबसे पहले तो ये दान दीजिए दोस्तों कि लखनऊ जो है कहीं जाता नहीं, लखनऊ स्थिर है। जाने का काम कौन कर रहा है? जाने का काम कर रहा है दोस्तों अमित। ठीक, अमित को जरूरत है लखनऊ जाने की, ना कि जो है लखनऊ कहीं जा रहा है, लखनऊ स्थिर है। ठीक है, तो ये वाक्य इसलिए गलत हुआ, इसमें जो है दरअसल ये, अच्छा उद्देश्य है क्या? उद्देश्य इसमें है अमित। यहां पर बात किसके विषय में हो रही है? बात हो रही है दोस्तों अमित के विषय में। तो वो क्या करेगा व्याकरण? वो जो है अमित को लेकर आएगा आगे, अमित। अब ये जो है हमको उद्देश्य मिल गया, उद्देश्य का मतलब मुझको मिल गया संज्ञा। ये जो है संज्ञा का कार्य कर रही है। आप जानते हैं एक नाम उद्देश्य के संदर्भ में आप ये भी समझिए कि उद्देश्य का मतलब हो गया संज्ञा और विधेय का कार्य करना है क्रिया, यानी क्रिया को ये इंडिकेट करती है। ध्यान दीजिए, बात करते हैं दोस्तों, ये जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य आएगा आगे और ये हो गया संज्ञा, और बात अब क्या रही? अब बात हो रही है लखनऊ जाने की। तो जो लखनऊ जाने की बात हो रही है वो करेगा कार्य कौन? वो करेगा विधेय। तो ये विधेय जो करेगा ये लिखेगा यहां पर कि लखनऊ जा रहा है। ठीक, ये जो है आपका शुद्ध और मानक वाक्य हुआ। बात कभी कभी आपको शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों में आता है तो आपको जो है थोड़ा, वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, मैं दोस्तों ये समझाना चाह रहा हूं कि व्याकरण जो है, व्याकरण का कार्य क्या है?
व्याकरण जो है कभी भाषा पर अधिकार नहीं करता। भाषा का पर अधिकार इसलिए नहीं करता क्योंकि भाषा जो है, जैसे आपकी सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर आपसे पूछा गया कि अमित कहाँ जा रहा है, तो अगर आपने लिख कह दिया कि लखनऊ जा रहा है, तो आपने कोई गलत नहीं किया, आपने सही ही कहा। लेकिन जब उस चीज को आप जो है लिखित तौर पर देंगे तो क्या होगा कि अब वो व्याकरण जो है उन शब्दों की प्रवृत्ति हमारे सामने देखने को मिल रही है। अब व्याकरण का कार्य है उन शब्दों को निर्देश देना। तो यानी आप एक शब्द एक परिचयात्मक जो है और लिखिए यहाँ पर, और लिखिए क्या, वो ये लिखिए दोस्तों कि यानी व्याकरण जो है वह शास्त्र है, ध्यान दीजिए, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को विश्लेषित करके उसके नियमों को स्पष्ट करता है, कैसे? जैसे कि इस दोनों वाक्य में ना तो मैंने लखनऊ को चेंज किया, ना मैंने जो है अमित को बदला, और ना मैंने ये जो जाने की क्रिया है ना मैंने इसको बदला। मैंने बदला क्या, मैंने जो है शब्द की जो प्रवृत्ति थी मैंने शब्दों को बदला है। व्याकरण का कार्य है शब्दों को बदलना, व्याकरण ने भाषा को नहीं बदला। व्याकरण जो है भाषा पर व्याकरण जो है भाषा पर वो जो है अधिकार नहीं करता। वो किस पर अधिकार करता है? वो भाषा की जो है, जो व्याकरण की जो भाषा के अंतर्गत जो आने वाले शब्द हैं उनकी जो प्रवृत्ति है वो उस पर अधिकार करता है। ठीक, अब थोड़ा सा आगे देखिए हमको आगे क्या पढ़ना है। अब हमको ये पढ़ना है दोस्तों कि व्याकरण के कुछ मूलभूत अंग होते हैं। अब उनके विषय में जानते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, अब इस व्याकरण के कुछ मूलभूत अंग हैं, इनको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। व्याकरण के जो मूलभूत अंग हैं वो हमको 4 मिलते हैं, यानी 4 मूलभूत अंग हैं इसके। कौन कौन है? एक को कहते हैं आप दोस्तों, आप इसको कहते हैं वर्ण। और ये वर्ण जो है, वर्ण की आपकी जानते हैं कि जो है ध्वनि की जो लिखित इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। तो यानी जो ध्वनि है, ये ध्वनि और वर्ण, ये जो है आपको एक ये पहला, और दूसरा क्या है? दूसरा है वो है दोस्तों शब्द। ठीक, और इसके बाद आता है शब्द से बड़ा क्या होगा? वो होगा दोस्तों पद। और जब कई पद जो है एक सार्थक मतलब ये व्याकरणिक इकाई बनाते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे सामने वाक्य। ठीक, ये जो है 4 कुछ मूलभूत अंग हैं, इनको थोड़ा हमको जानना होगा। जानना इसलिए होगा क्योंकि आगे के क्रम में हमको वर्णमाला पढ़ना है, तो वर्णमाला पढ़ने से पहले इन चीजों को जान लेना हमारे लिए थोड़ा आवश्यक पड़ जाता है। आगे की चीजें हमारे लिए थोड़ा सरल हो जाएंगी। अच्छा, इस वर्ण और ध्वनि और ये जो शब्द और पद मैं आपको बताना चाहता हूं, दरअसल इनके भी कई रूप हैं। इनका जो एक संक्षिप्त रूप है, अगर इनका थोड़ा सा इनको थोड़ा सा अगर जो है इनके रूपों को देखा जाए तो क्या है कि आप दोस्तों जानते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है वर्ण कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की अगर बात करें तब तो आप कहेंगे ध्वनि, लेकिन अगर यही भाषा की सबसे छोटी जो है लिखित इकाई की बात किया जाए तो वो कहेंगे आप जो है उसको कहेंगे दोस्तों आप जो है ध्वनि, ये वर्ण। ध्यान दीजिए, वर्ण यानी लिखित इकाई वर्ण और मौखिक इकाई क्या है? वो है ध्वनि। अच्छा, ये जो मैं इसको आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों, इसको थोड़ा समझिए। दरअसल भाषा के तौर पर आप जानते हैं दोस्तों, कभी आप किताबें पढ़ें या न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई पुस्तक आप पढ़ रहे हो तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आप देखते हैं, अगर पैराग्राफ की बात छोड़ दिया जाए तो आपको कुछ चीजें जो है आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप देखते हैं, जैसे सबसे बड़ा आपके सामने क्या आता है? आपके सामने आता है वाक्य। और वाक्य के बाद दोस्तों होता है उपवाक्य। और उपवाक्य के बाद दोस्तों होता है आपके सामने पदबंध। ध्यान दीजिए, पदबंध, इसको थोड़ा जान लीजिए। पदबंध, ये पदबंध क्या होता है? उपवाक्य, इसको थोड़ा हम अभी थोड़ा बता रहे हैं आपको। हालांकि ये जो टॉपिक है ये अलग है, वाक्य और वाक्य जो है शब्द भेद, वाक्य प्रयोग, ये चीजें अलग है, लेकिन थोड़ा जानिए, चूंकि हमको वर्णमाला पढ़ना है, हमारे लिए चीजें थोड़ा आसान होगी। पदबंध के बाद क्या होगा? इससे छोटा होगा दोस्तों पद। और पद के बाद क्या होगा? पद के बाद दोस्तों होगा जो है अक्षर। अच्छा, अक्षर के बाद अक्षर से छोटा दोस्तों होता है वर्ण। और वर्ण से छोटा क्या होता है दोस्तों? वर्ण से छोटा होता है ध्वनि। ठीक, ये चीजें। अच्छा, अभी तक क्या था? अभी तक हम लोगों ने वर्ण और अक्षर, इनमें जो है
कुछ समानताएं देखी हमने। हम अभी तक यही जानते थे कि वर्ण और अक्षर में कोई अंतर नहीं है। दरअसल दोस्तों ये है तो एक, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक होते हुए भी एक नहीं है। इसमें तो कुछ मूलभूत अंतर है, उसको भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम इन थोड़े थोड़े एक एक दो पॉइंट में इन सरसरी निगाहों में देखते हैं, क्योंकि आगे के लिए हमारी चीजें थोड़ा सरल हो, इससे हमको थोड़ा दो शब्दों में या जो है एक दो पॉइंट में हमको थोड़ा थोड़ा जान लेना आवश्यक पड़ जाता है। देखिए वाक्य, वाक्य वाक्य कहते किसे हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि वाक्य कहते किसे हैं, तो आप बताइए कि वाक्य जो है, वाक्य कुछ सार्थक शब्दों का समूह है, यानी दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप, जिससे हमको कुछ अपेक्षित अर्थ एवं भाव प्रकट हो रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वाक्य। यानी कि आप लिखिए कि एक ऐसा समूह, ध्यान दीजिए, सार्थक शब्दों का समूह, ध्यान दीजिए, सार्थक शब्दों का समूह, जिससे कुछ अपेक्षित अर्थ एवं भाव प्रकट हो रहा हो, भाव प्रकट हो रहा हो, उसे आप कहते हैं वाक्य। यानी मैं आपको पहले से बता दूं, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि वाक्य के अंतर्गत दो चीजों का रहना आवश्यक है। कौन कौन? एक है उद्देश्य और एक है विधेय। ध्यान दीजिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाने का प्रयास करूं, तो आप लिखिए यहां पर कि मोहन ने लिखा था, एक उदाहरण लीजिए कि मोहन ने लिखा था, मोहन ने लिखा था कि राधा कल आ रही है। ये जो है आपका एक वाक्य है, ठीक। इसमें जो है, इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। समझ में ये आएगा मित्रों कि इसमें लिखा है कि मोहन ने लिखा था कि राधा कल आ रही, यानी मोहन नाम का कोई लड़का है, उसने कुछ लिखा था। उसने पेन पर जो है कापी पर लिखा हो, पत्र पर लिखा हो, या जो है कागज पर लिखा हो, स्क्रीन पर लिखा हो, और उसने लिखा क्या? लिखा ये कि कल राधा आ रही, यानी राधा कोई नाम की कोई लड़की है या कोई जो है महिला है, वो कल आ रही, ऐसा हमको भाव या कुछ अर्थ इससे निकल रहा है। ध्यान दीजिए, मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूं, थोड़ा सा ये जो की आप देख रहे हैं दोस्तों, की ये इंडिकेट कर रहा है आपको, इंडिकेट ये कर रहा है आपको। थोड़ा सा मैं जो है मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको यहीं पर बताता चलूं जरा। वाक्य जो है, वाक्य दो भेद हम जानते हैं। एक आप जानते हैं दोस्तों कि एक जो है अर्थ के आधार पर होते हैं, एक रचना के आधार पर होते हैं। रचना के अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, और जो रचना के आधार पर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं? एक सरल होता है, जिसे आप साधारण कह सकते हैं। एक मिश्र होता है, जिसको जो है, और तीसरा जो है इसको आप संयुक्त वाक्य कहते हैं। कि आपने की को देखा, इसका मतलब इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं मिश्र वाक्य का उदाहरण हमारे सामने देखने को मिल रहा है। ध्यान दीजिए, बात करते हैं दोस्तों, इससे क्या अर्थ निकल रहा है। इससे यह अर्थ निकल रहा है कि मोहन ने लिखा था कि राधा कल आ रही, ये वाक्य हमारे सामने देखने को मिल रहा है, ठीक। आगे देखिए, अब वाक्य जो है, वाक्य, इसके बाद क्या बताया था मैंने? इसके बताया था उपवाक्य। अब उपवाक्य क्या है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। उपवाक्य वाक्यों का एक ऐसा अंश, ध्यान दीजिए, वाक्यों का एक ऐसा अंश जिसमें हमको खुद का अर्थ प्रकट हो रहा हो, जिससे हमको खुद का अर्थ प्रकट हो रहा हो। यानी जो है मोहन ने लिखा था, इसके अंतर्गत में हम जो है दो उपवाक्यों को देख रहे हैं। एक में लिखा है मोहन ने लिखा था, और दूसरे में लिखा है राधा कल आ रही थी। यानी इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमको उद्देश्य और विधेय दिखाई दे रहा है, और इसमें जो है हमको भी कहीं ना कहीं उद्देश्य विधेय दिखाई दे रहा है। यानी इसमें उद्देश्य कौन है? इसमें उद्देश्य मोहन है, और इसमें उद्देश्य राधा है। मोहन के संक्षेप में जो है मोहन के लिए अगर देखा जाए तो वहां पर लिखने की बात हो रही है, और राधा के विषय में देखा जाए तो कल आने की बात हो रही है, ठीक। हमको जो है दो चीजें स्पष्ट देखने को मिल रही हैं। बात करते हैं दोस्तों उपवाक्य की, तो ये जो की होता है, ये की का मतलब होता है, इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य के अंदर दो उपवाक्य हैं, और कौन कौन? इसमें पहले को आप जब पढ़िए तो आप पाते हैं कि मोहन ने लिखा था। मैं अगर आपको समझाऊं सरल तरीके से, तो मैं कहूं अगर कि मोहन ने लिखा था, मैं अगर इतना कह के रुक जाऊं कि मोहन ने लिखा था की, और उसके बाद मैं ना बोलूं, तो इसका मतलब कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, मैं जो है कुछ कहना चाह रहा हूं, और मैं बाद में कहूं कि राधा कल आ रही है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस वाक्य का जो मुख्य उपवाक्य है वो हुआ ये, यानी कि मोहन ने लिखा था, मोहन ने लिखा था, ये क्या हुआ, ये जो है इसका मुख्य उपवाक्य हुआ, मुख्य उपवाक्य, उपवाक्य। ठीक। अच्छा, राधा कला रही है, इसके बाद चूंकि मोहन ने लिखा तक की, और उसके बाद जो है ऐसा लगता है कि जैसे कुछ और मैं कहना चाह रहा हूं, और फिर मैं थोड़ी देर बाद बोलूं कि राधा कला रही थी, यानी कि हमको कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि ये जो है, ये जो उपवाक्य, ये जो है आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। परीक्षाओं में कभी कभी पूछता है, जैसे एक जो है आपको एक वाक्य देकर यही पूछ लेगा कि इसमें जो है मुख्य उपवाक्य कौन है, ये चीजें आपको जाननी होगी। हालांकि इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतर मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन कब, जब मैं वाक्य और वाक्य जो है कुछ जो है अंग, उसके शब्द भेद, इसको पढ़ाऊंगा, ये वहां की टॉपिक है, लेकिन आपके लिए पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको चीजें थोड़ा वाक्य वाक्य में थोड़ा सा अंतर जानना आवश्यक पड़ जाता है। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था उपवाक्य के बाद क्या आएगा, उपवाक्य के बाद आएगा पदबंध, पदबंध। ठीक। अब ये पदबंध क्या होता है, पदबंध को जानने से पहले हम पद को जान ले तो पदबंध हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया। पद क्या होता है, पद दोस्तों ये होता है, पद ये होता है कि किसी सार्थक शब्दों का एक समूह जो हमको कुछ अपेक्षित अर्थ देता हो, तो ये तो वाक्य है। ठीक। पद क्या होता है, दरअसल अगर पद को मैं बताऊं तो पद के अगर ऑब्लिक करके मैं यहां पर शब्द लिख दूं, शब्द, शब्द, तो शायद आपको जो है जरा सा भी अब भ्रम की स्थिति में आप नहीं है, यानी आपके मन में ये हो गया कि शब्द और पद में जो है, शब्द और पद एक ही है। अच्छा, सच तो है यही कि शब्द और पद एक ही है, लेकिन इसमें कुछ मूलभूत अंतर है, उस अंतर को जानिए। यानी शब्द क्या है और जो है शब्द क्या है और पद क्या है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। दरअसल शब्द जो है और पद में अंतर क्या है, इसको थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करें एक उदाहरण से। तो एक उदाहरण का लिया जाए अगर, तो मैं अगर आपको कहूं मित्रों, मैं आपको कहूं कि जैसे आप लिखते हैं मोहन, ध्यान दीजिए, मोहन, मोहन, ठीक है, श्री राम, श्री राम, ये आप लिखिए जो है राधा। ठीक। मैं अगर जो है लिखता हूं मोहन, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ये क्या है, तो आप कहते हैं कि मोहन जो है एक शब्द है। क्योंकि मैं यहाँ पर शब्द, अगर मैं पद की चर्चा ना करूं, मैं शब्द बताऊं और मैं लिखूं यहाँ पर कि मोहन, तो आप कहेंगे कि मोहन जो है शब्द है, इसमें दो जो है तीन अक्षर हैं, मोहाना तीन अक्षर है, और राधा, राधा दो अक्षर, रा और धा। अगर यही चीज मैं यहां पर लिख दूं कि मोहन बाजार जाता है, जाता है, और अब मैं आपसे पूछूं कि मोहन क्या है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मोहन शब्द है। अब क्या कहेंगे, अब व्याकरण का काम चालू, अब व्याकरण का काम चालू, अब व्याकरण जो है इसको पढ़ेगा और व्याकरण कहेगा कि दरअसल मोहन बाजार जाता है, इसमें तो जो है दो चीजों का होना अनिवार्य है, एक उद्देश्य का और एक विधेय का। तो वो इसका विश्लेषण करेगा और ये कहेगा कि मित्रों ये जो मोहन है, इसको जो है, अब ये मोहन मोहन नहीं रह गया। मैं आपको एक उदाहरण के तरीके से समझाऊं, अपने चुनाव, आप चाहे महानगर या नगर में कहीं भी आप रहते हो, आप जो है गांव में रहते हो, आपने चुनाव तो देखा ही होगा गांव का। एक सामान्य नागरिक जब तक वो जो है किसी चुनाव नामांकन में अपना पर्चा दाखिला नहीं करता, तब तक वो एक सामान्य नागरिक रहता है। लेकिन जैसे ही वो पर्चा दाखिले कर जाता है, तो वो जो है सामान्य नागरिक नहीं रह जाता, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है प्रत्याशी। और कहीं गलती से चुनाव जीत लिया, तब तो सवेरे सवेरे हो जाएंगे विधायक जी, प्रधान जी हो जाएंगे, प्रमुख जी हो जाएंगे। तो मैं समझाने का अगर प्रयास करूं, अब ये क्या है, ये दरअसल ये आपका शब्द है, ये शब्द मोहन, अब मोहन ना रहकर ये हो गया, इसको मिल गई एक पदवी। और पदवी कैसे मिली, पदवी मिली मित्रों संज्ञा की, ध्यान दीजिए, संज्ञा की। और ये संज्ञा की पदवी पाते हुए इसकी जो है, इसका जो तबका है, इसकी जो जाति है, इसका जो है शिखर है, इसका जो पद है, इसका जो शौर्य है, वो बढ़ गया। अब ये जो है शब्द शब्द ना रहकर ये जो है पद हो गया। अब इसमें ये है एक देश का, इसके में जो है एक उद्देश्य का कार्य कर रहा है, इसमें एक संज्ञा का कार्य कर रहा है। अब ये शब्द नहीं है। तो यानी कि मैं आपको बताऊं कि जब एक शब्द को आप एक वाक्य में पिरोते नहीं हैं, तब तक वो शब्द रहता है, और जब वो एक सार्थक समूह में जो है मिलकर एक वाक्यांश, एक अपेक्षित अर्थ हमको प्रदान करने लगता है, तो वो शब्द क्या बन जाता है दोस्तों, वो जो है पद बन जाता है। मैं आपको और अच्छी तरीके से अगर समझाऊं इस शब्द और पद को, तो जब आप
पदबंध को पढ़े तो थोड़ा सा और आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये पद को आपने जाना कि पद क्या है, पद और शब्द में इतना है कि जो शब्द है जब वो किसी वाक्य में हो जाता है तो वो पद बन जाता है, और वाक्य से जब वो निकल जाता है तो वो वाक्य जो है शब्द बन जाता है। अब ये जो पद है और ये पदबंध है, इसको थोड़ा समझिए तो आपका और क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि ये जो पदबंध, ये पदबंध क्या है, मैंने अगर लिखा कि श्री राम, ध्यान दीजिए मैं आपके सामने अगर लिखूं श्री राम एक अच्छे वक्ता थे, ये जो है श्री राम क्या है, मैंने आपको बताया कि श्री राम इसमें चूंकि वाक्य में है तो वाक्य में इसकी पद भी बढ़ गई। इस समय ये जो है इस समय एक उद्देश्य का काम कर रहा है, वो एक जो है उद्देश्य का काम कर रहा है, और काम ये हो रहा है कि बात किसके विषय में हो रही है, बात हो रही है श्री राम के विषय में। और बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि एक अच्छे वक्ता थे, कौन, श्री राम। अगर आपसे पूछे कोई कौन अच्छे वक्ता थे तो आप कहेंगे श्री राम अच्छे वक्ता थे। अब सुनिए पदबंध का कार्य क्या करेगा। पदबंध जो शुरू, पदबंध का जो है, पदबंध को हम पहचानेंगे कैसे। अब इस पदबंध में क्या होता है, जब पदबंध जो है जब एक से अधिक पद मिलकर, ध्यान दीजिए, जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है पदबंध। यानी कि अगर मैं आपसे यहां पर लिख दूं कि दशरथ पुत्र, ध्यान दीजिए दशरथ पुत्र, ठीक, दशरथ पुत्र। अब यहां पर मैं दशरथ पुत्र अगर लिखूं पुत्र, और मैं आपसे पूछूं क्या लिखा है, तो आप कहेंगे ये लिखा है दशरथ, ये लिखा है पुत्र, और इस दशरथ पुत्र का कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही दशरथ पुत्र को मैंने यहां पर लिखा, अब इसका क्या हुआ, इसका जो है पद बढ़ गया, इसकी जो है गरिमा बढ़ गई, इसका शौर्य बढ़ गया। और अब आपसे कोई पूछेगा कि कौन अच्छे वक्ता थे, तो आप ये नहीं कहेंगे श्री राम अच्छे वक्ता थे, एक ये दूसरा ये। अब क्या कहेंगे, अब कहेंगे कि दशरथ पुत्र श्री राम अच्छे वक्ता थे, ठीक। अगला देखिए, अगर यही चीज मैं फिर से बढ़ा दूं और नंबर 3 पर यहां पर लिख दूं, और मैं लिखूं यहां पर कि चक्रवर्ती सम्राट, ठीक। और इसके पहले मैं आपको यहां से पूछूं चक्रवर्ती सम्राट, ये क्या लिखा है, तो आप कहेंगे ये सब लिखा है चक्रवर्ती सम्राट, पढ़ने तो यही आ रहा है चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन जैसे चक्रवर्ती सम्राट को मैंने यहां पर लिखा तो क्या हुआ, इसकी गरिमा बढ़ गई, ये जो है पदों में बन गया, ये जो है पदों में बन गया, किनमें, ये पदों में बन गया 1 2 3, ये 3 पद हैं। और 3 पद क्या करते हैं, एक व्याकरणिक इकाई का निर्माण कर रहे हैं। और ये 3 पद हमको क्या बता रहे हैं कि अब कोई आपसे पूछ रहा है कि कौन अच्छे वक्ता थे, तो आप कह रहे हैं कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ पुत्र श्री राम एक अच्छे वक्ता थे, ठीक। मैं आशा करता हूं आपको पदबंध और पद में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। और आपको जो है, आपको यह भी पता चला कि शब्द और पद में अंतर क्या है। शब्द जो है जब वाक्यांश में पिरोया जाता है तो वो जो है क्या करता है, वो जो है पद का कार्य करने लगता है। यानी जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर होता है तो उसे पद कहते हैं, अर्थात कोई स्वतंत्र या सार्थक शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है और यह पद कहलाता है। अर्थात जो है ये शब्द जब वाक्य में आता है तो पद कहलाता है, वाक्य से बहरे जब बाहर आ जाता है तो क्या कह जाता है, इसको जो है हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शब्द। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आगे अगर चलते हैं तो आप जानते हैं कि आपने क्या देखा, आपने वाक्य को देखा, आपने उपवाक्य को देखा, आपने पद को देखा, आपने पदबंध को देखा। अब देखेंगे आप अक्षर को, ठीक। अक्षर को जानिए, अक्षर क्या है। अभी तक अक्षर और वर्ण में थोड़ा सा अंतर था, आप देख लीजिए यहाँ पर अंतर है कि मूल अंतर है कि मूलभूत अंतर है कि कुछ नहीं अंतर की थोड़ी बहुत समानता है, उसको देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। देखिए अक्षर, मैंने बताया था अक्षर के बाद क्या होगा, अक्षर के बाद मैंने बताया था वर्ण, इसी को आप ध्वनि भी कहते हैं, इसको थोड़ा समझिए। देखिए अक्षर किसे कहते हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। देखिए अक्षर और वर्ण में अंतर क्या होता है। अक्षर की अगर दोस्तों बात किया जाए तो मैंने कहा, जैसे मैंने कहा मोहन, मैंने कहा राधा, और मैंने कहा राम, ठीक। मैंने कहा राम, ठीक। मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा राम। और मैं आपसे पूछूं कि मोहन में कितने अक्षर हैं, तो आप कहेंगे दोस्तों कि मोहन में 3 अक्षर। कौन कौन, मां, हां, ना, यानी इसमें 3 अक्षर, ठीक। अगर पूछा जाए राधा में कितने अक्षर, तो आप कहेंगे 2, कौन, रा और धा, 2 अक्षर। अगर मैंने आपसे पूछा राम में कितने अक्षर, तो आपने कहा रा और मां 2 अक्षर, ठीक। अब समझिए वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है।
वर्ण जो है, दरअसल वर्ण क्या करता है, वर्ण ये करता है कि इसको जो है वर्ण, अपने वर्ण विच्छेद भी इसी के अंदर, व्याकरण के अंदर पढ़ा जाएगा। जब आप इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो आपको वर्णों की संख्या पता चलती है। अच्छा, थोड़ा वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। मैं पहले से बता दूं आपको कि आप जानते हैं कि अगर व्यंजन को हम जब उच्चारण व्यंजन का करते हैं तो बिना स्वर के हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते। यानी मैं अगर माँ कह रहा हूं, अगर मैंने कहा माँ, तो इसका मतलब यह है कि जब मैं माँ बोल रहा हूं तो माँ के बाद जो आने वाली टोन है, जो साउंड है, वो आपको कहीं ना कहीं आ की सुनाई देती है। आप किसी भी व्यंजन को देख लीजिए, कह के चा, का, पा, ना, धा, तो आप जब बोलते हैं तो आपकी आ की जो साउंड आती है, आ की जो टोन आती है, उसका मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यंजन में कहीं ना कहीं स्वर जो है छिपा है। उस थोड़ा स्वर को निकालने का प्रयास करिए और फिर जो है वर्णों की संख्या को गिनिए। आइए देखिए, पहले देखिए, बात करते हैं राम की। तो राम से अगर शुरुआत किया जाए तो रा। अब रा जब मैंने लिखा तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो है स्वर छिपा है। आप उस स्वर को निकालिए। स्वर को निकालने के लिए सबसे पहला आपका काम यह होगा, आप इसको इंडिकेट करेंगे नीचे से हलंत लगा। अब ये हलंत है क्या? हलंत इस बात की गवाही देता है, यानी मोहर लगाता है, यानी वो जो है इंडिकेट कर रहा है आपको कि इसमें से आपने क्या किया, इसमें से आपने स्वर को निकाल लिया। अब ये रा नहीं कह सकते आप। अब इसको बोल के देखिए, इसको रा इसलिए नहीं कहते, इसका उच्चारण इस नहीं हो सकता क्योंकि स्वर जो है निकला है और कोई भी व्यंजन बिना स्वर के आप उच्चारण कर नहीं सकते। तो इसमें से जब आपने स्वर को निकाल लिया तो इसमें आपको नीचे हलंत लगाना पड़ेगा, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है। इसको देखने के बाद जैसे आप इस नीचे हलंत देखेंगे, इसका मतलब कि इसके से आपने क्या किया, इसने आपके स्वर को निकाल लिया। उसके बाद करिए, उसके बाद आप लिखिए माँ। ठीक, अब अभी जब माँ लिखे तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो है स्वर है। अब उस स्वर को जैसे ही आप निकालेंगे बाहर, तुरंत आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आपको नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। अब यहां पर लिखिए आ। ठीक, अब वर्णों की संख्या गिनिए, 1 2 3 4, बराबर 4 वर्ण। ठीक, मैं आशा करता हूं कि आपको अक्षर और वर्ण में कुछ जो मूलभूत अंतर है, जो समानता है, जो असमानता है, ये चीजें समझ में आसानी से आ रही होंगी। बात करते हैं दोस्तों मोहन की। तो आप जानते हैं, जैसे मोहन की, राधा, अगर मोहन की बात किया जाए तो माँ, और इसमें जैसे ही आप हलंत लगाएंगे, जैसे ही स्वर निकालेंगे, तुरंत आपको लिखना होगा ओ। ठीक, उसके बाद आप जैसे फिर बढ़ेंगे आगे तो आप देख रहे हैं हा, और जैसे ही आपसे हलंत लगाएंगे, जैसे आप स्वर निकालेंगे, तुरंत आपको लगाना होगा हलंत और आप लिखेंगे आ। ठीक, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आप लगाएंगे, बढ़ेंगे आगे और आप लिखेंगे ना, और जैसे ही आप स्वर निकालेंगे तुरंत आपको नीचे लगाना होगा हलंत और आपको लिखना पड़ेगा आ। ठीक, ये हो गया आपका मोहन। बात करते हैं दोस्तों राधा की। तो राधा की लिखते हैं तो आप रा, और इसमें जैसे हलंत लगाइए और तुरंत आप लिखिए बड़ा। ठीक, अब दिमाग अगर चल रहा हो तो तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये आ और आ में अंतर क्यों है। तो अगर मैं कहूं रा तो इसमें कुछ अंतर नहीं है। अगर मैं रा बोल रहा हूं तो इसका मतलब इसमें एक मात्रा, और जैसे मैंने मात्रा ये लगाया तो तुरंत मुझको क्या लिखना पड़ेगा, मुझको लिखने पड़ेगा डबल आ। ये मतलब ये बड़ा आ, ना कि छोटा आ। और आ, ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने इसलिए बड़ा आ लिखा, जो इस रा में जब आप रा लिखते हो तो इसमें एक मात्रा लगती है, तो उस रा को यहां पर क्या करना पड़ेगा, आ ना लिखे आ लिखना पड़ेगा। और फिर जैसे भी हम बढ़ते हुए क्रम में पाएंगे तो दूसरा शब्द अक्षर आता है क्या हमारे सामने, दूसरा अक्षर आता है धा, और धा से क्या लिखेंगे, ध्या लिखेंगे, और धा में जैसे हमको स्वर को निकालना होगा तुरंत नीचे हलंत लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम आ। ठीक, अब क्या हो गया, अब हो गया राधा। ठीक, ठीक, यही चीज अगर आपको रध लिखना हो, रध, राधा नहीं रध लिखना हो तो क्या होगा, तो यही होगा कि रा हलंत प्लस आ, फिर उसके बाद जो है प्लस, फिर धा, फिर प्लस करके फिर छोटा। ठीक, ये जो है आपको लिखना होगा। बात करते हैं, मैं आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आप इसके बाद आप आते हैं वर्ण को, आपने अक्षर और वर्ण में जो है अंतर जाना। अच्छा, इसीलिए भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको कहा गया वर्ण। और ध्यान दीजिए, मौखिक इकाई की बात की, यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, वो क्या होगी, वो होगी वर्ण नहीं होगी दोस्तों, वो वर्ण नहीं होगी, वो क्या होगी, वो होगी ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तब आप कहेंगे दोस्तों, तब आप कहेंगे जो है वर्ण।
यानी जो है जो ध्वनि का लिखित रूप है वही हमारे सामने वर्ण के रूप में आता है। अब इस वर्ण को थोड़ा पढ़ा जाए, और वर्ण को जो पढ़ा जाए तो हमारे सामने आता है कि वर्ण को पढ़ने से पहले हमको ये जान लेना आवश्यक था कि वर्ण हमको मिला कहाँ। वर्ण यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई लिखित के रूप में हम किसको पाते हैं, हम पाते हैं वर्ण को। अब हमको पढ़ना है वर्णमाला। अब इसको थोड़ा बढ़ते हुए क्रम में हम देखते हैं। देखिए वर्णमाला, वर्णमाला। अब आपसे पूछा जाए दोस्तों वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसमें जो है बड़ी आश्चर्यजनक बात यह दोस्तों कि इस परीक्षाओं में वर्णमाला से इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है। क्योंकि परिभाषा कई बार 4 ऑप्शन देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सत्य है कौन असत्य है। जैसे आपने एक परिभाषा लिखी, जैसे वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आपने एक जो है सामान्य बोलचाल में कहा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, और बात सही है भाई। इसमें क्या है, इसमें वर्णों का समूह है, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं यहां पर कि वर्णों के समूह को, ध्यान दीजिए, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों ये जो आपकी परिभाषा है, दरअसल ये जो है एक मानक परिभाषा नहीं है। मानक परिभाषा इसलिए नहीं है, परिनिष्ठ इसलिए नहीं है क्योंकि वर्णमाला कहती है दोस्तों, वर्णमाला ये कहती है कि वर्णमाला में है क्या, वर्णमाला में ये है कि वर्णमाला ये कहती है कि जो मेरी परिभाषा होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो आपकी परिभाषा है ये जो है असत्य होके आपको एक मानक परिभाषा लिखनी पड़ेगी, और आपको लिखना पड़ेगा कि वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्यों इसलिए कहते हैं दोस्तों कि का के बाद खा आएगा, का के बाद गा नहीं आएगा, का के बाद खा आएगा और गा के बाद घा आएगा। ठीक है, का के बाद खा आएगा और खा के बाद गा आएगा। अगर सोचो चा के बाद पा आए तो चा के बाद पा नहीं आएगा। इसीलिए कह रहा है कि हमको क्या चाहिए, हमको जो चाहिए क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह चाहिए। यानी का के बाद खाए, फिर गाए, फिर खाए, फिर गाए। ध्यान दीजिए, उसके बाद जो है यही बताना चाह रहा था कि जो मेरी परिभाषा ये ऐसी होनी चाहिए कि वर्णों के समूह को नहीं, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये परिभाषा कई बार पूछी जाती है, इसको ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, वर्णमाला में हमको पढ़ना क्या है, वर्णमाला में आपको बता दूं, एक मानकी तौर पर देखा जाए तो वर्णमाला की जो मानक वर्णों का समूह है उसमें जो वर्णों की संख्या है वो है 52। ठीक, वर्णमाला में कितने वर्ण है, वर्णमाला में 52 है। ना आपको 50 बताना, ना आपको 51 बताना, ना आपको 53 बताना। कितना बताना है, आपको बताना है 52। कौन कौन है इसको थोड़ा जानने का प्रयास करिए। देखिए इसके अंतर्गत क्या करना है, इसके अंतर्गत हमको जो है 2 चीजें पढ़ना है, एक पढ़ना है स्वर और एक पढ़ना है व्यंजन। क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है दोस्तों स्वर और एक पढ़ना है व्यंजन। ठीक, एक पढ़ना है स्वर और एक पढ़ना है व्यंजन। बात करते हैं दोस्तों, अगर मानक के तौर पर देखा जाए, मानक का मैं प्रयोग इसलिए कर रहा हूं, मानक का मतलब होता है शुद्ध। अगर मैं मानक के तौर पर देखा जाऊं, मानकीकरण के तौर पर देखा जाऊं, तो स्वरों की जो संख्या है वो बताई गई है 11। ठीक, और जो व्यंजन की संख्या गई है, मूल व्यंजन की संख्या जो बताई गई है वो बताई गई है 33। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आपको बताना है 33, और अगर आपसे पूछे कि स्वर की संख्या कितनी है तो आपको बताना है 11। ना 13 बताना है, ना आपको 10 बताना है। अच्छा, कहीं कहीं आपको जो 13 लिखा नजर आए तो आप उसको पहले से जान लीजिए कि दरअसल 13 इसमें एक आप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इसमें अयोग वाह। ये अयोग वाह क्या है, अयोग वाह वो है दोस्तों ऐसे वर्ण जो अयोग हो, यानी कि उनकी गिनती ना स्वर में हुई हो और ना हुई हो व्यंजन में, उनको अयोग वाह कहा जाता है। और अयोग वाह के अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, एक को आप कहते हैं अंगा,
और एक आप कहते हैं आहा, और इसी को आप कहते हैं एक चित्त प्रचलित नाम है, एक को कहते हैं आप विसर्ग अनुस्वार और एक को कहते हैं विसर्ग, यानी ये आपका अनुस्वार है और ये आपका विसर्ग है। ये दो वर्ण ऐसे हैं जिनकी जो है गणना न स्वर में हुई और न व्यंजन में हुई। यानी कि अगर आपको कहीं कहीं जो है 13 लिखा मिले स्वरों की संख्या, तो आप जानिए कि जो ये दो वर्ण है, इन दो वर्णों की गिनती 11 प्लस 2 होके 13 आपको बताई जा रही है। ठीक है, लेकिन मूल रूप से आपको क्या जानना है, मूल रूप से आप जानना है कि स्वरों की संख्या जो हुई है वो हुई है 11 और जो है व्यंजन की संख्या वो हुई 33। अच्छा, बात करते हैं थोड़ा सा व्यंजन की। तो व्यंजन की अगर किसी कोई पूछे आपसे कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, कुल व्यंजनों की संख्या, तो आपको कितना बताना है, तो आपको इसमें 33 में क्या करना है, आपको जो है 39, यानी जो है आपको 39 बताना है, 33 नहीं बताना, 39 है। लेकिन आपको सामान्यता अगर पूछा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको जो है बताना है 33। कितना बताना है, 33। और स्वर की संख्या कितनी है, वो आपको बताना है 11। आपको 13 नहीं बताना है, आपको 11 बताना है। ठीक, अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम वर्णमाला को, उन 52 अक्षरों को समझने का प्रयास करेंगे और इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि स्वर को थोड़ा, स्वर का जो वर्गीकरण है उसको जो है एक एक करके हम पढ़ लें। आगे नेक्स्ट क्लास में हम व्यंजन को थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए वर्णमाला। अब आप जानते हैं दोस्तों, मैंने अभी बात किया था, वर्णमाला की बता रहा है कि क्रमबद्ध। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए, क्रमबद्ध व्यवस्थित करने के समूह को, यानी का के बाद खा आएगा, चा के बाद छा आएगा, टा के बाद ठा आएगा, ता के बाद था, का के बाद जा नहीं आएगा, क्योंकि है तो 52 वर्ण। और अब ये सोचिए कि एक के बाद की जो है जब मन कहे तब क्या का के बाद का आ जाए, गा के बाद घा जाए, जा आ जाए, छा आ जाए, ऐसा नहीं होना। का के बाद खा ही आएगा और पा के बाद फा ही आएगा, यानी चा के बाद छा ही आएगा और जा के बाद छा। ये जो क्रम है इसका, ये क्रम जो है कैसा होना चाहिए, ये जो है सुव्यवस्थित होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, यानी मानक होना चाहिए। वर्णमाला के अंतर्गत आप जानते हैं जो वर्णों की संख्या है वो है 52। ठीक, थोड़ा पढ़िए, इसको समझने का प्रयास करिए। ये जो आपको ये जो दिख रहा है, यानी जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो 11 है दोस्तों, ये है स्वर। स्वर कितने हैं दोस्तों, 11 है। कौन कौन, अ आ इ ई उ ऊ री। ध्यान दीजिए, ये जो है री है, ना कि री, रा नहीं है, री है, री। ये जो है फिर ए ऐ ओ औ। ध्यान दीजिए, ये 11 स्वर आपके सामने देखने को आपको मिल रही है। ये मैंने आपसे बात किया था, एक को आप कहते हैं विसर्ग, इसको कहते हैं आप अनुस्वार। ध्यान दीजिए, अनुस्वार, और इसको कहते हैं आप दोस्तों विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग में क्या होता, अनुस्वार में क्या है, इसमें जो है नुक्ता ऊपर लगता है और इसमें जो है 2 नुक्ते, यानी ये नुक्ता जो है बगल में लगता है। ठीक, ये जो है मैं आपको जब योगवाह पढ़ाऊंगा व्यंजन के अंतर्गत, तो मैं थोड़ा और बेहतर आपको पढ़ाऊंगा। बात करते हैं थोड़ा नीचे क्रम में आप पाते हैं, तो आप देखते हैं दोस्तों, ये जो है आपको का से लेकर मा तक, यानी कि का से लेकर मा तक, ये आपको जो है 25 जो है स्पर्श व्यंजन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये आपको क्या है, ये आपके 25, यानी का, चा, टा, ता, पा। ये क्या है, ये दोस्तों 5 वर्णों का एक वर्ग है। इसको आप वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसको आप वर्गीय व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या जो होती है वो होती है कितनी, वो होती है 25। ठीक, 25, ये 25 जो है आपके वर्ण है और इनको आप कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ये 25 आपके स्पर्श व्यंजन। ध्यान दीजिए, यानी कि 11 स्वर, ठीक, 2 आपके अयोगवाह, ठीक, और उसके बाद 25 आपके स्पर्श व्यंजन। ठीक, अच्छा, उसके बाद जो है ये आपके 25 व्यंजन, यानी आप इसको कहेंगे का वर्ग, यानी कि का के वर्गों में आने वाले जो वर्णों की संख्या वो है 5, जैसे का, खा, गा, घा, गा। ध्यान दीजिए, ये जो है आपके 25 वर्ण कौन कौन है, एक आपको कहेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इस 5 वर्गों में 25 वर्ण आपके आएंगे, यानी कि इसी को आप कहते हैं स्पर्श व्यंजन, यानी 25 आपके स्पर्श व्यंजन। ये क्या है श्रीमान, इसको थोड़ा जानिए। ये जो है इसको आप कहते हैं, इसका कई नाम है, इसको आप कहते हैं द्विगुण व्यंजन। ध्यान दीजिए, द्विगुण व्यंजन, इसको आप कहते हैं विकसित व्यंजन। ध्यान दीजिए, विकसित व्यंजन, ये बात की बात है, जब मैं व्यंजन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। विकसित व्यंजन, इसको आप कहते हैं दोस्तों नवीन विकसित व्यंजन। ध्यान दीजिए, नवीन विकसित व्यंजन, इसको आप कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, इसको आप कहते हैं दोस्तों ताड़न जात। ध्यान दीजिए, ताड़न जात है क्या इसका मामला, थोड़ा समझने का प्रयास करिए।
ये जो है विकसित व्यंजन इसलिए कहा गया, ये आप अगर ध्यान से देखें तो इसका जो आकार है, इसकी जो प्रवृत्ति है, ये कहीं ना कहीं डा डमरू वाला और ढा ढक्कन वाला की तरह दिखाई देती है। जब इसका प्रयोग आपको कब लगेगा, कभी जब आप लिखते हैं पढ़ना, ध्यान दीजिए पढ़ना, तब आपको कहां इन 25 में कोई दिख रहा है ना, तब आपको आना पड़ेगा इसके पास। जब आप लिख रहे हैं कभी, जब आपके लिख रहे हैं कभी सड़क, सड़क, कहां आना पड़ेगा आपको, इसके पास आना पड़ेगा। अगर आपने कभी लिखा होगा प्रतापगढ़, ध्यान दीजिए प्रतापगढ़, तो क्या हुआ, तब आपको इसके पास आने, यानी कि जो इसका उच्चारण है वो उच्चारण है ये विकसित इसीलिए है, इसका जो है ये डा और यानी डा वाले डमरू और ढा वाले ढक्कन से विकसित रूप होकर आया है। इसको आप जब कहते हैं तो आप जो है आपको दुगना वक्त लगता है, आप उच्चारण समय में आप देखें तो आप कहिए डा, तो आपको कुछ नहीं, जो है डा कहते हुए कुछ नहीं, आपको लगा कि सर इसमें छिपा है, लेकिन आप जिसको जब अढ़ा बोलिए, अढ़ा, तो जो है इसमें क्या होता है, दो वक्त लगता है, दो मतलब दो मात्रिका लगते हैं। तो ये जो है इसीलिए इसकी गणना क्या की गई है, इसको इस 25 वर्णों से अलग करके इसको जो है द्विगुण यानी विकसित व्यंजन के रूप में हम जानते हैं। इनकी संख्या कितनी है, यानी जो है दो, क्या है, दो है आपके द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, ये है चार या रा लावा, ये जो है आपके चार, ध्यान दीजिए चार क्या है, चार आपके अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक। और चार आपके दोस्तों श स श ह, हाँ जी, ये आपके क्या है, ये आपके ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन, ठीक। और ये छात्र, ये आपकी जो है संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक। हुआ क्या, 11 2 13, ठीक, 13 और 25, 13 25 38 2 40, ठीक है, 4 4 4 4 8 4 12 12 38 और 12, ये 40 और 12, देखिए 52, ठीक है। 52 जो है आपका होता है क्या, संपूर्ण वर्णमाला में जो अक्षरों वर्णों की संख्या है वो कितना हुआ, वो हुआ 52। कौन कौन, 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं, 25 स्पर्श हैं, 2 द्विगुण हैं, 4 अंतस्थ हैं, 4 ऊष्म, 4 संयुक्त हैं। इन सबको मिलाकर जो है 52 वर्णमाला आपके अंतर्गत 52 जो है वर्णों की संख्या आपके वर्णमाला समूह में देखी जाती है। हिंदी वर्णमाला में समस्त वर्णों को व्याकरण में 2 भागों में व्यक्त किया, स्वर और व्यंजन। इसको थोड़ा अब आगे पढ़ते हुए देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए स्वर क्या है, इसको थोड़ा स्वर को समझ लेते हैं इस क्लास में, इसके बाद जो आने वाली क्लास में उसको हम व्यंजन को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, स्वर की बात करें तो इस वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, ध्यान दीजिए 11 स्वर होते हैं। और हिंदी में वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है, 11। कौन कौन है, देखिए अ आ इ ई उ ऊ री, ध्यान दीजिए ये, इसके भी समझाइए। दरअसल ये जो है इसका एक दीर्घ है, उसकी गिनती जो है अपने हाथ हिंदी में नहीं होती, उसकी गिनती जो है संस्कृत में होती है। ए आई ओ औ, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 स्वर हमको देखने को मिल रहे हैं। स्वर की परिभाषा बता रही है कि वो ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट या मुंह या नाक के द्वारा बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ स्वर होते हैं। हिंदी में जो है 11 स्वर होते हैं। री का दीर्घ रूप री हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता है। बात करते हैं, देखिए स्वर, अब स्वर है क्या, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। देखिए स्वर जो है स्वतंत्र है। स्वर का उच्चारण करते समय हमको किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दरअसल स्वर का मतलब ही होता है कंठ, स्वर का मतलब ही होता है आवाज, स्वर का मतलब ही होता है गर्जना, स्वर का मतलब ही होता है जो है नाद। यानी आपके पास अगर स्वर है तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है किसी महफिल, किसी समाज में, किसी जो है भव्य दरबार में अगर आप खड़े हैं और आपके पास स्वर है, आपके पास आवाज है, तो आप तन्हा अकेले ही 100 पर भारी हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि स्वर को किसी सुरक्षा कर्मी या किसी बॉडीगार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वर जो है अपने आप में स्वतंत्र है, इसीलिए इसको कहा गया स्वयं राजयन्ति इति स्वरा, यानी जो है स्वर को किसी बाह्य गति की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान दीजिए, एक परिभाषा आती है स्वर के विषय में, और जो है बताने वाले हैं भोलानाथ तिवारी। वो कहते हैं कि स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर तक निकल जाती है। यानी उसका उच्चारण करते समय जो हवा है, यानी जो वायु है, जो प्राण है, वो कहीं बाधा नहीं पहुंचाती और वो स्वतंत्र रूप से उच्चारण उसका किया जाता है। आप जैसे कहते हैं, मैंने बताया था आपको, जैसे आपने कहा माँ, चा, का, ना, तो
इसमें क्या है, बगैर आपको स्वर का साथ या स्वर की सहायता लिए बिना आप उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे। किसका? व्यंजन का। लेकिन अगर आप कह रहे हैं आ, तो आ का मतलब यह है कि आ है तो आ ही है, इसमें फिर कोई दूसरा वर्ण उसमें छिपा नहीं है। अगर आ का विच्छेद करेंगे तो आ से कुछ निकलेगा नहीं उसमें, क्योंकि आ जो है स्वतंत्र तन्हा व केवल सब पर भारी है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है उसका उच्चारण करने के लिए। बात करते थोड़ा आगे बढ़िए तो आप पाते हैं कि स्वर का वर्गीकरण जो है मूलतः हम जो है 6 भागों में करते हैं। किस प्रकार से? एक आप पहले आप देखिए जात के आधार पर। ठीक, जात के आधार पर हमने क्या किया, 2 प्रकार के स्वर के अंतर्गत हमको देखने को मिले, एक सजातीय और एक विजातीय। ये सजातीय क्या है? सजातीय ऐसा स्वर दोस्तों जो अपनी जाति का हो। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। स्वर में क्या है? स्वर में अपनी जाति का हो, जैसे आ है तो आ जो है 2 वर्णों से मिलकर बना है। 2 वर्णों के बात करें अगर, 2 स्वर से निर्मित है। कौन कौन? जैसे छोटा आ, ई, उ, यानी यही 2 वर्ण मिलकर क्या करते हैं, एक बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं। ये छोटी ई ये जो है बड़ी ई का निर्माण कर रही है, और ये जो बड़ा आ है यानी आम वाला आ, ये क्या कर रहा है, जो है ये अनार वाले छोटा आ से बनकर ये बड़ा आ जो है बना रहा है। यही बात करते हैं विजातीय की, तो ये कंडीशन इसमें लागू नहीं होती। इसमें क्या होती है? इसमें ये होती है जैसे आपने कहा ए आई, जैसे आप लिखते हैं ना केला, और यहां पर क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे थैला। ए आई, ध्यान दीजिए इसमें क्या है, जब इसको आप विच्छेद करेंगे इसमें, तो जो आपका जो साउंड, जो टोन आ रहा है, जो जब आप बोलते हैं इसको, तो जैसे बोली आए, तो इसमें क्या है, हम 2 चीज देखते हैं, इसमें आ भी देखते हैं और इसमें कहीं ना कहीं ए भी देखता है। जैसे आप बोलिए केला, तो कहीं ना कहीं जब आप लास्ट में जाते हैं तो आप ई की तरफ आपका झुकाव होता है। तो इसमें जो है अगर ए का उच्चारण आप देखते हैं विच्छेद करके, तो आप पाते हैं इसमें जो है ई कहीं ना कहीं जो है इसमें विलुप्त है। तो इसका विच्छेद करके आप इसमें से ई निकालते हैं, और ऐसे जब आप कहिए ओ, तो ओ का मतलब जब आप बोलिए तो ओठ आपके क्या है, ओठ एक सर्किल रूप लेते हैं। तो ये जो है इसमें कहीं ना कहीं ऊ जो है छिपा है, और ऊ और ओ को मिलाते हैं तब आप कहलाते हैं, तब आप बन जाता है आपका ओ। और जैसे आप ओ बोलिए तो ओ का मतलब ये हुआ कि आओ, जब बोलिए आप आओ, तो इसका मतलब पहले आप आ बोलते हैं और उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं ओ। जैसे बोलिए आओ, तो इसका मतलब ये कि पहले आपने आ बोला, उसके बाद आपने ओ बोला। तो ये जो है हमने देखा क्या कि जात के आधार पर हमने स्वर को 2 भागों में बांटा। एक बांटा सजातीय, और सजातीय के अंतर्गत जो संख्या हुई 3। कौन कौन? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये हुआ। और फिर विजातीय के अंतर्गत जो संख्या हुई 4। कौन कौन? ई, ए आए, ओ आओ। अच्छा, इसी को आप एक नाम और दे दीजिए और उसको लिख दे दीजिए संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, ठीक, एक नाम और दीजिए। इसी को विजातीय को आप कहते हैं संयुक्त स्वर। आगे आप जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने 3 प्रकार के स्वर यहां पर हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन? उत्पत्ति के आधार 3 प्रकार के स्वर, एक है हर्ष, एक है जो है दीर्घ, और एक है विजातीय। अच्छा, इसी विजातीय को मैंने कहा था एक संयुक्त स्वर, आप इसी को कहते हैं। आपने इसको जो है पढ़ लिया। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ये जो हर्ष स्वर है, दरअसल हर्ष का मतलब समझ रहे हैं आप? हर्ष का मतलब होता है छोटा, यानी जो है मूल स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर वो स्वर होता है कि जिसकी जो उत्पत्ति हुई है उसका जो है प्रमाण नहीं है, यानी कि, और ये जो है जब आप देखते हैं, अच्छा, मूल स्वर से क्या होता है, अन्य स्वरों की उत्पत्ति होती है। जैसे कि आप ये देखिए, हर्ष का मतलब होता है जो है छोटा, यानी इसी को एक नाम और दे दीजिए। अगर आप यहां पर लघु कह दीजिए, लघु स्वर, तो आपको जो है स्पष्ट होगा। लघु का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। यानी आपने पीछे पढ़ा, जब जो छोटा आ मिलकर आ का निर्माण करता है, इसी तरह ई मिलकर ई का निर्माण करती है, और उ का मिलना। री का बात करते हैं, मैंने री को बताया कि जो री है, एक री इस तरह लिखा जाता है, ध्यान दीजिए, इस तरह एक ये। तो ये जो री, इसकी जो है गणना अपने यहां नहीं होती, इसकी गणना जो है संस्कृत में होती है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिए। आपने सजातीय, जिसको आपने सजातीय कहा, उसी को आप कहते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर, और जिसको आपने विजातीय कहा उसी को आपने कहा संयुक्त स्वर। थोड़ा सा आगे देखिए उच्चारण के, तीसरा देखिए उच्चारण के समय के आधार पर स्वर को 3 प्रकार में बांटा गया। अब यहां पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब ये जो है ह्रस्व स्वर को आपने जाना, छोटा स्वर, यानी कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आओ।
ध्यान ध्यान दीजिए, ये जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत देखते हैं आप तो आ, ई, उ, ठीक, ए, आए, ओ, आओ, ये जो है जो दीर्घ स्वर दोस्तों, ये जो है दीर्घ स्वर, इसी को क्या कहते हैं, इसी को जो है हम एक नाम से जानते हैं और उसको आप कहते हैं दोस्तों, उसको आप कहते हैं विजातीय स्वर, विजातीय स्वर, ठीक। अच्छा, ये प्लुत क्या होता है? प्लुत होता है ये, हालांकि प्लुत जो है अपने यहाँ संस्कृत में प्रयोग नहीं होता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, प्लुत स्वर वो होता है जैसे कभी कभी आपने उच्चारण किया हो, जैसे आप कहते हैं ओम, तो आप जब ओम कहिए तो आपकी जो सांस है वो थोड़ी देर के लिए जो है आप लंबी सांस के साथ, खिंचाव के साथ कहते ओम, तो ये जो ओम होता है दोस्तों, तो ये जो है ओम प्लुत स्वर, यानी इसमें जो इसके उच्चारण में और इसके उच्चारण में जो समय लगता है वो लगता है 3 गुना, यानी कि 1 गुना इस पर, 2 गुना इस पर, 3 गुना इस पर, यानी 1 मात्रिकाल इसको, 2 मात्रिकाल इसको, 3 मात्रिकाल इसको, तो ये जो है प्लुत स्वर उसे कहते हैं। और ये आने वाले जो शब्द हैं जैसे ओ, ये देखिए, ये जो खिंचाव हो रहा है वो जो है प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। यहाँ जो है इसकी गणना अपने यहाँ संस्कृत में नहीं होती, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना आवश्यक पड़ जाता है, ध्यान दीजिए। फिर आप पढ़ते हैं चौथा देखते हैं आप, तालु मुंह के आधार पर इसके अंतर्गत 4 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए समृद्ध का मतलब होता है बंद, और अर्ध समृद्ध का मतलब होता है आधा बंद, और अर्धविवृत का मतलब होता है आधा खुला, और विवृत का मतलब होता है खुला। इस समृद्ध के अंतर्गत जो बंद है, जैसे आपने जब आप उच्चारण करिए, जैसे आप बोलिए ई, उ, री, तो आपने देखा कि आपकी जो ओंठ है वो जो है कहीं ना कहीं आपके ओंठ जो है खुले नहीं है, वो क्या है, वो है बंद। लेकिन यही कहीं जब उच्चारण आप कहीं आ, तो आपको जो है वो आपका जो है मुख विवार आपका खोलना पड़ रहा है आपको। तो ये चीजें आपको एकदम प्रैक्टिकली आप करके देखिए तो आप पाएंगे कि ये जो समृद्ध स्वर के अंतर्गत आने वाली संख्या है वो जैसे ई, बिना मुंह खोले आप उच्चारण करिए ई, उ, री, तो ये जो है आपका क्या है, जो आपका ओंठ है, जो आपका मुख विवर है वो खुल नहीं रहा है। तो ये जो समृद्ध स्वर के अंदर आने वाली जो संख्या है, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है दोस्तों 5, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा आधा समृद्ध, इसका मतलब आधा समृद्ध ये है कि इसमें जब आपने कहा ई, तो इसका मतलब ये आपने अपने मुख विवर को खोला नहीं, और जैसे ही आप कहते हैं ए, ओ, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं खोलना पड़ा, यानी पूरा बंद नहीं है। कितना बंद है? ये जो है आधा बंद है। ये बोलिए ओ, तो इसका मतलब ये है, और जैसे आपने कहा आ, तो इसका मतलब कि आपको पूरा खोलना पड़ रहा है। जैसे आपने कहा ओ, तो इसका मतलब कि आधा बंद है, और जैसे आपने कहा आ, तो इसका मतलब कि आपको जो है पूरा खोलना पड़ रहा है। तो ये जो है पूरा नहीं खुला, ये क्या है, ये जो है आधा बंद है, यानी पूरा बंद नहीं। पूरा बंद कौन है? पूरा बंद ई। आप ध्यान दीजिए, आप प्रैक्टिस करिए, जैसे ई, उ, तो ये जो है आप देख पा रहे होंगे कि जब आप अपने मुख विवर को खोल रहे हैं पूरी तरह, तो उसमें आपको निकलना, आप जो है आपका उच्चारण हो रहा है आ से, आपका उच्चारण हो रहा है ए से, औ से, और जैसे आप कह रहे हैं ए, तो इसका मतलब यह है कि आपको जो है पूरा मुंह नहीं खोलना पड़ रहा है। तो आप चीजें इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके समझिए तो आप आसानी से समझ पा रहे हैं। यानी अर्ध समृद्ध के अंदर आने वाली स्वरों की संख्या जो है 2 है, और अर्धवित आधा खुला हुआ ये आ है। ये देखिए आ, तो मैंने कहा आ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है आधा खुला था, और जैसे मैंने कहा आ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है पूरा खुला है। तो ये जो विवृत बताता है, ये विवृत बताता है कि इसके अंतर्गत आने वाली जो खुले, मतलब जब आपका मुख विवृत खुला रहा है, तो आपका जो है तीन वर्ण आपके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए जीवा के स्थान पर इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे बोली अग्रस्वर, मध्यस्वर, देखिए जैसे ये आपकी जीभ है, देखिए ये आपकी जीभ है, तो यहां से जो है, जो आप चूंकि आप जानते हैं कि आ का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। कहां से है? कंठ से। और इच यशा नाम तालु, ये जो है यहां से जो ई का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। लेकिन बात हो रही है यहाँ पे जीवा, आप जीवा के आधार पर बोलिए तब आप पाते हैं। जैसे अग्रभाग में देखिए, जैसे बोले ई, तो ई जब बोलेंगे तो आपकी जीभ जो है उस पर जो कार्य करने वाली है, वो जो बल पड़ रहा है वो अग्रभाग पे पड़ रहा है। ई ए, तो ये चीजें
ये जो है जीवा के स्थान पर ये अग्रभाग में आने वाले वर्ण कौन है, ये है 4। ठीक है, अच्छा मध्य भाग में मध्य स्वर पर देखिए यही चीज बोलिए आ, तो ये क्या हो रहा है, ये चीजें पीछे की तरफ जा रही हैं। ये जो है जो आपकी स्वतंत्र तंत्रिका है उसमें जो जीव का जो एक कार्य है ये क्या करता है, ये जो है जो बल उस पर पड़ने वाला है, जो बल पड़ता है उस पे वो पीछे की तरफ पड़ता है। जैसे बोली आ, तो इसका मतलब, और यही चीज बोली आ, तो ये चीजें आपको प्रैक्टिकली करके देखिए तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ये यानी आ, ओ, आओ, ओ, ऊ, तो ये पश्च स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं और इनकी संख्या कितनी बताई गई है, इनकी संख्या बताई गई है 5, यानी 5 इसमें है और आ ये जो है एक मध्य स्वर के अंतर्गत और अग्र स्वर के अंतर्गत आने वाले जो स्वर हैं उनकी संख्या जो है बताई गई है 4। ठीक, ध्यान दीजिए। अब आगे थोड़ा चलते हैं, देखते हैं, देखिए ठीक। अब देखिए ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर क्या है, ओष्ठ के आधार पर दोस्तों ये है कि इसमें जो है 2 प्रकार के स्वर हमको देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन, एक है वृत्ताकार, वृत्ताकार का मतलब आप समझ रहे हैं यानी सर्किल, ध्यान दीजिए, और ये आवृत्ताकार, आवृत्ताकार। इसमें जो है जब आप देखते हैं जैसे कि जब आपके जो ओंठ है वो जो ओंठ की जो स्थिति है, यानी ओंठ जब आप बोलते हैं तो आपके जो ओष्ठ हैं, जैसे आपने कहा ऊ, तो आप देख रहे हैं आपके जो ओंठ है वो जो है एक गोलाकार, एक जो है वर्तुलाकार स्थिति में आ जाते हैं, यानी जो है एक वो सर्किल बनाते हैं, एक जो है वो वृत्त बनाते हैं। तो ये जो है आप जैसे बोलते हैं ऊ, ओ, ओ, तो ये जो है आप देख रहे हैं तो ये चीजें आपको जो ओंठ हैं आपके वो जो है हमेशा गोल की तरफ यानी सर्किल की तरफ जो है सर्किल का निर्माण करते हैं। और यही चीजें जब आप बोलते हैं आ, तो आप देखते हैं कि जो आपकी आवाज आ रही है वो आ रही है, स्वर कहां से आ रही है, कंठ से आ रही है। तो आ, ई, ए, री, ये चीजें आपको जो है स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि आपको ये जो वर्ताकार है इसके अंतर्गत वर्णों की संख्या देखी गई है, वो देखी गई है कितनी, वो देखी गई है 4। और यही अगर अवर्ताकार यानी आपका जो है जो सर्किल में यानी ओठ आपका गोल नहीं हो रहा है तो उसके अंतर्गत जो आने वाले वर्ण है वो कितने हैं, वो है आपके जो है 7, ये 7, 4, 11। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो आपने कितना देखा, आपने जो है अभी तक 6 प्रकार के जो है आधार पर आपने स्वरों का वर्गीकरण करके देखा। चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, ऐसा मेरा आपके प्रति विश्वास है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं, देखिए महत्वपूर्ण स्वर, महत्वपूर्ण, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, आप जानते हैं हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। ना आपको 9 बताना है, ना आपको 13 बताना, आपको कितना बताना है, आपको बताना है 11। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में कुल शुद्ध स्वरों की संख्या क्या मानी है, वो मानी 10 मानी है, यानी मानक स्वरों की शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी मानी, कामता प्रसाद गुरु ने 10 मानी है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन है, जैसे लिखिए आ, ई, उ, री, ये जो है मूल स्वर है, 4 जो है मूल स्वर है। आगत स्वरों की संख्या, आगत स्वर आप जानते हैं कुछ ऐसे विदेशी स्वर जो हिंदी में आ गए, जैसे आप लिखते हैं डॉलर, ध्यान दीजिए डॉलर, ठीक, जैसे आप लिखते हैं डॉक्टर, ध्यान दीजिए डॉक्टर, डॉक्टर। तो ये जो बिना चंद्रबिंदी या जो अनुनासिक से जो बिना बगैर चंद्रबिंदी वाला है, ये चीजें आती हैं आगत स्वर में और इनकी संख्या मात्र और मात्र 1 है। ठीक है, ये जो है, अच्छा अगला देखिए, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है, माने जो है जब स्वर होते हैं, जो स्वर होते हैं उनका जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने के लिए हम किसी अन्य वर्ण की अवस्था नहीं पड़ती, वो जो है स्वतंत्र उच्चारण का किया जाता है। ध्यान दीजिए, सभी स्वर घोष होते हैं, ध्यान दीजिए जो स्वर होते हैं वो जो है घोष होते हैं। घोष अघोष क्या है, ये जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तो इस चीजों को घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण इन सब चीजों को हम जानेंगे, लेकिन अब जानकारी के लिए बता दूं सभी स्वर जो है वो जो है घोष होते हैं और इसी घोष को आप क्या कहते हैं, इसी घोष को आप सघोष कहते हैं, ना कि अघोष। देखिए घोष सघोष एक है, अघोष दूसरा है, जिसमें स्वर तंत्री जो है जब कम वायु प्रवाह में काम करती है तो घोष कहते हैं, और जिसमें अधिक आपकी जो स्वर तंत्रियां हैं उस पर जब अधिक बल पड़ता है वो जो है अघोष के अंदर आता है। यही चीज आप स्वर जो है सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण महाप्राण क्या होते हैं, अल्पप्राण महाप्राण वो आते हैं जब वायु की मात्रा, कम वायु की मात्रा जो है के अंतर्गत आने वाला, जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते समय कम वायु के वेग से जब हम उच्चारण करते हैं तो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, और जब हम अधिक वायु की आवश्यकता हमको पड़ती है उन उच्चारण करते समय उन वर्णों का, तब वो जो महाप्राण के अंतर्गत आता है। ये चीजें हमको व्यंजन में खूब अच्छी तरीके से पढ़ना है कि उनके अंतर्गत आने वाले अल्प प्राण में कितने व्यंजन है और महाप्राण में कितने व्यंजन है। ठीक, अच्छा आगे के क्रम में अगर दोस्तों देते हैं तो नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी उसमें हम व्यंजन को पढ़ेंगे और व्यंजन का वर्गीकरण करके
जो उसके अंतर्गत आने वाले जो 33 व्यंजन हैं, मूलतः ध्यान दीजिए व्यंजनों की संख्या 33 ही है, लेकिन अगर कुल व्यंजनों की संख्या देखी जाए तो उसमें क्या है, उसमें आपके 25 जो है आपके स्पर्श व्यंजन है, 2 आपके द्वितीय व्यंजन है, और उसके बाद जो है क्या है कि जो है 4 आपके जो है अंतस व्यंजन है, और 4 आपके उष्म व्यंजन है, और 4 आपके जो है संयुक्त व्यंजन है। तो इन सबको मिलाकर जब आप जोड़ेंगे तो आपकी संख्या हो जाती है 39। लेकिन आपको अगर मूल व्यंजन देखा जाए तो व्यंजन जो है मात्र और मात्र कितने व्यंजनों की संख्या, वो है जो है 33। ठीक है, ये जो है आपकी संख्या है, यानी कुल 33 व्यंजन है। ठीक है, अच्छा अब आगे जो है हम इन चीजों को थोड़ा बेहतर तरीके से नेक्स्ट क्लास में व्यंजन को पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे। मैं आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आएगी, और इस जितने भी मैंने इस क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा है, इस किसी भी जो है तथ्य को लेकर आपके मन में जरा सा भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट करिए हमको, मैं उसको जो है फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगा। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।